हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीए क्लासेस। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी कब कहलाती है, किस कंडीशंस में वो सारे रेडिएशंस को एमिट करती है, किन कंडीशंस में वो एब्जॉर्ब करती है, ग्रे बॉडीज़ क्या होते हैं, किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, वेन्स और रिलीजन्स की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लैंक कॉन्सेप्ट। इतनी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक ब्लैक बॉडी और एक ग्रे बॉडी, जो नॉर्मल बॉडीज जो हम अपने चारों तरफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं, उन बॉडीज़ को बुलाते हैं ग्रे बॉडी। इन बॉडीज़ की खास बात होती है कि ये जो भी रेडिएशन पे फॉल करता है, कोई भी रेडिएशन पे फॉल करता है, तो वो उसमें से कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ परसेंटेज उनमें से इमिट करते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉडीज़ ने ग्रे बॉडीज़। तो जिस भी फ्रिक्वेंसी के लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं, कलर इमिट करते हैं, वो उसी फ्रिक्वेंसी, उसी वेवलेंथ की चीज़, उसी कलर की वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। और ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो हर एक फ्रिक्वेंसी को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। ना ही कोई रिफ्लेक्शन होता है, ना ही इमिशन होता है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कंडीशनल। ये हर फ्रिक्वेंसी के लाइट को इमिट भी करता है और हर फ्रिक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है एक ही टाइम पे, हर फ्रिक्वेंसी के। लेकिन जो ग्रे बॉडीज़ होती है वो सिर्फ पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, या कह लीजिए कि पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को इमिट करती हैं। ओके। जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, या कह लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी में आया, वो है किरचॉफ की वजह से। किरचॉफ ने सबसे पहले बताया था कोई भी बॉडी किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट को या तो एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है एट अ सेम टाइम। ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होती हैं। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे होती हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, अब एक ब्लैक बॉडी बनता कैसे है? यहाँ पे दो तरीके से ब्लैक बॉडी बनाया गया था, जा सकता है। सबसे पहले अगर हम ब्लैक बॉडी कर्व की बात करें, तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि ब्लैक बॉडी कर्व कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे यहाँ पे है यू न्यू डी न्यू, और इस डायरेक्शन में हमने फ्रीक्वेंसी को लिया है। अब यू न्यू डी न्यू क्या है? यू न्यू डी न्यू मतलब एनर्जी डेंसिटी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। यू न्यू इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर यहाँ देखें तो हमें यहाँ एक पीक मिल रहा है। ये कर्व एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ये कर्व एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। यहाँ पे हमको एक पीक मिल रहा है। दिस पीक इज न्यू मैक्स। हाँ, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंटल कर्व हमको यहाँ पे मिला था। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सारे तरीके दिए, लेकिन कोई भी इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इफिशिएंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक्चुअली। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वर्क्स बहुत ही इफिशिएंट थे, बहुत ही अच्छे थे, जिसमें से एक नाम था वेन्स। अब वेन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो वेन्स का कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मतलब उन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि इसको एक्सप्लेन किया सके। उन्होंने सिर्फ इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस ग्राफ को उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और अगर आप ब्लैक बॉडी कर्व को देखें, तो इस कर्व में हमको मिलता है हर एक रेडिएशन लगभग यहाँ पे इमिट किया जा रहा है। हर एक रेडिएशन इमिट किया जा रहा है, भले वो डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ इमिट की जा रही हैं, लेकिन हर एक रेडिएशन को यहाँ पे इमिट किया जा रहा है। और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को सबसे ज़्यादा इमिट किया जा रहा है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब वेन्स ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की सिर्फ मैथमेटिकली, और वेन्स ने अपना जो इक्वेशन दिया वो दिया यू न्यू एट अ टेम्परेचर टी इज गिवन एज ए न्यू क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा न्यू बाय टी। ये उन्होंने अपना कर्व दिया था, अपना एक एक्सप्रेशन दिया, जिसके बेसिस पे वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब एक ब्लैक बॉडी को हम दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम, ये थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली रिलीजन्स ने बनाया था। तो ब्लैक बॉडी बनाने के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक बॉक्स लो, यहाँ से एक छोटा सा होल रखो जिसमें से रेडिएशन इंटर करेगा। एक छोटा सा होल यहाँ पे होगा जिससे ये रेडिएशन इंटर करेगा, और यहाँ पे एक अंदर एक कैविटी होगी। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी बॉडी ब्लैक होगी, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो जैसे ये रेडिएशन यहाँ से इंटर करेगी, ये रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, हर एक रिफ्लेक्शन और इस रेडिएशन के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करेगा। या एक दूसरा कंडीशन है, हम एक बॉडी को लें, उसको कम्प्लीटली एक रेडिएशन, इसके अंदर रेडिएशंस हैं, इसको हम कम्प्लीटली आइसोलेट कर दें एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में,
तो एक कंडीशन ऐसा आता है जब इसके अंदर का रेडिएशन और इस बॉडी का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कंडीशन। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आपके अंदर जो रेडिएशंस होते हैं और या जो बॉडी होती है, इन दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है, एकदम एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करता है उस कंडीशन में। यस। अब हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक दो फैक्टर्स जो थे जो वेन्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हम शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो वेन्स के इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, इस इक्वेशन को हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एज लाइक हमको पता है रेडिएशन के लिए न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो डी न्यू हो जाएगा आपका सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। एक्चुअली हम मॉड यहाँ ले रहे हैं, जिसके से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, वो हट जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर हम यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू ए न्यू क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा न्यू बाई टी डी न्यू। अच्छा, अगर आप देखें तो ये डी न्यू मैंने क्या क्यों लिया है यहाँ पे इस कंडीशन में हमने एक छोटा सा स्पेक्ट्रल लेंथ ले लिया है, छोटा सा स्पेक्ट्रल लेंथ ले लिया है। इस स्पेक्ट्रल लेंथ में इस लेंथ की इसका लेंथ है डी न्यू। अब इस लेंथ में जो एनर्जी डेंसिटी है, इस रेंज में जो एनर्जी डेंसिटी है, हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। ओके, तो यू न्यू डी न्यू हो जाएगा आपका ए सी क्यू बाय लैम्डा क्यू ई टू द पावर माइनस बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा सी बाय लैम्डा टी, एंड डी न्यू की जगह हम लिख देंगे डी लैम्डा सी बाय लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो हम लोग कॉन्स्टेंटली इसको एक सही तरीके से लिख सकते हैं, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, इसको हम यू न्यू डी न्यू जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अब यू लैम्डा डी लैम्डा में, क्योंकि अब वेवलेंथ का फंक्शन ये बन गया। और सभी सी को एक साथ लेके हम कांस्टेंट ए लिख लेते हैं बाय लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस बी सी इज टेकन टू बी कांस्टेंट एज बी ले लो कांस्टेंट उसको अपॉन लैम्डा टी। तो ये एक और एक्सप्रेशन हमको मिलता है वेन्स डायग्राम का। अब वेन्स ने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की, क्या क्या चीज़ें कैसे एक्सप्लेन की, इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वेन्स ने इस डायग्राम का कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि इसके पीक टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज करेगा, इसका एरिया टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा, इसको उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया था एक्चुअली। अच्छा, कैसे एक्सप्लेन किया था, अगर ये आप हमको देखना है तो अगर किसी भी चीज़ का मैक्सिमम हमको निकालना होता है तो हम उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम का रूल निकालते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का रूल क्या है कि उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको ज़ीरो करके हम उस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो है यू लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी। ओके, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी यू बाई डी लैम्डा तो हमको क्या मिलेगा, ए ब्रैकेट में माइनस 5 अपॉन लैम्डा टू द पावर 6 ई टू द पावर माइनस ए बाई लैम्डा टी प्लस ए अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस ए बाई लैम्डा टी माइनस ए बाई टी माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, और इसको हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। अब जब हम इसको इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो हमको सिंपल चीज़ मिलेगी 5 बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा टी। ओके, ये कांस्टेंट है जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, बिकॉज हमने यहाँ लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो इक्वल किया था, इसलिए लैम्डा इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा मैक्स। ओके, तो ये एक रूल आता है हमारे पास कि लैम्डा टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज़ करेगा, मतलब इसके हिसाब से दिस इज़ कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लैम्डा डिक्रीज़ करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर ये ग्राफ हमारे पास है एक टेम्परेचर पे, तो जैसे ही मैं लैम्डा को इंक्रीज़ करूँगा, अभी हम लोग देखेंगे कि इसकी हाइट यू लैम्डा की हाइट यहाँ पे क्यों इंक्रीज़ कर गई है, तो ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊँगा लैम्डा घटता चला जाएगा, लैम्डा इज T2 इज़ ग्रेटर देन T1।
दिस इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ परफेक्टली डन। ओके, दिस कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये तो वेन्स ने एक बात बता दी और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ें हैं। दूसरा कंडीशन है एरिया। टेम्परेचर बढ़ाने पे आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंटली हमको यही मिला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एरिया भी चेंज होता है। अब एरिया किस फैक्टर से चेंज होता है ये भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर जो हमको चेंज कर देखना है वो है पीक। टेम्परेचर बढ़ाने से पीक कैसे चेंज हो रहा है। तो एक एरिया है, क्या एरिया कांस्टेंट रहता है कि वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, तो एक एरिया है और एक पीक। तो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया की अगर हम बात करें तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं सिंपल से। तो जब भी कोई कॉन्टिन्यूस कर्व होता है तो हम एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, यू इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट यहाँ करेंगे यू लैम्डा डी लैम्डा। हम 0 से इन्फाइनाइट ले रहे हैं क्योंकि लैम्डा की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू या यू लैम्डा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे 0 से इन्फाइनाइट तक की लिमिट ली गई है। तो यू हो जाएगा आपका इंटीग्रल ए अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस ए बाई लैम्डा टी। ओके, डी लैम्डा। ये इंटीग्रल आपको डिपेंडेंसी दे देगा टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर पे चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं, किस तरह से वेरी करती हैं। अभी आप देखें तो ये एक गामा फंक्शन बन गया है। अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा और एलेबरेट करता हूँ तो ए इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा टू द पावर माइनस 5 e टू द पावर माइनस ए लैम्डा टी डी लैम्डा। ये एक गामा फंक्शन है। गामा फंक्शन 0 से इन्फाइनाइट एक्चुअली 0 से इन्फाइनाइट एक्स टू पावर एम e टू द पावर माइनस ए एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एन गामा ऑफ एम प्लस 1 बाई एन अपॉन अल्फा के पावर एम प्लस 1 बाई एम, दिस इज ए एक्चुअली। ओके, तो इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो हमें यू जो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 1 अपॉन माइनस 1 गामा टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ए बाई टी के पावर 4 ऑफ ए। तो एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। ये भी एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट है। तो वेन्स ने बोला कि इस चीज़ का एरिया टी के पावर 4 से इंक्रीज़ करेगा। एरिया जो है वो टी के पावर 4 से इंक्रीमेंट में जाएगा और अब पीक जो है वो भी चेंज होगा, वो वेवलेंथ के साथ ऐसे इधर उधर आता जाएगा, वो भी चेंज होता जाएगा। ओके, तो हमने इतनी चीज़ें सीख ली कि u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। दिस इज एरिया अंडर कर्व। ओके, तो इसका जो एरिया होगा वो टी के पावर 4 से इंक्रीज़ करेगा और इसका जो वेवलेंथ और लैम्डा के बीच का रिलेशन, टेम्परेचर और लैम्डा के बीच का रिलेशन होगा वो डिक्रीमेंट में जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को मैं बढ़ाता जाऊँगा लैम्डा घटता जाएगा। अभी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच का भी एक रिलेशन हम लिखेंगे। ओके, अब याद रखिएगा यहाँ पे जब हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे तो मुझे ये रिलेशन मिला था कि ये रिलेशन ये जिससे मैंने प्रूव किया था कि लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो 5 बाई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा टी। यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालता हूँ या इसकी वैल्यू मैं उठा के मेन एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इससे लैम्डा की वैल्यू a बाई 5t मैं यहाँ निकाल लूँ, ये याद रखिएगा। और मेरे पास जो मेन एक्सप्रेशन है उसको भी याद रखिएगा, जो है u लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस a बाई लैम्डा टी। ये है मेरा मेन एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, तो देखिए u लैम्डा इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस a बाई लैम्डा टी। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को पुट करने जा रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ओके, तो अब लैम्डा की वैल्यू जो मैंने पीछे देखी थी 5 बाई ए 1 अपॉन लैम्डा टी, और इसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ या कांस्टेंट की सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी में देखूँ तो ये हो जाएगा यू लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन सिर्फ कांस्टेंट की प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं देखूँ इसको मैं अच्छा एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू, तो इसको हम पूरे को लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी बोल देते हैं, क्योंकि a बाई 5 एक कांस्टेंट है तो हम सिंपली b बाई टी बोल के आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे जहाँ से लैम्डा है वहाँ b बाई टी पुट कर देते हैं, t के पावर 5 e टू द पावर माइनस a बाई बी
लैम्डा का बी बाई टी जनरेशन बी बाई टी। ओके, तो हमको यहाँ मिलेगा यू लैम्डा इज इक्वल टू ए टी के पावर 5 अपॉन बी के पावर 5 ई टू द पावर माइनस ए बाई बी। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ हमको मिलती है, यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के पावर 4 सॉरी 5। अब इन सब तीन कंक्लूजन्स हैं, उन तीन कंक्लूजन्स का टोटल मतलब यहाँ पे क्या आया है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कर्व इस तरह से है और दूसरा कर्व इस तरह से है, ठीक है, ये देखिएगा, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये T1 ये T2। सबसे पहली बात, जैसे जैसे हम लैम्डा वेवलेंथ सॉरी टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ घटता जाएगा। सबसे पहला कंक्लूजन जो हमको मिला था, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, सबसे पहला कंक्लूजन। दूसरा जो कंक्लूजन है वो एरिया का है। एरिया जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे, एरिया वैसे किस तरह से, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टू द पावर 4 से बढ़ता चला जाएगा। थर्ड, अभी कुछ जो सिस्टम में निकाला कि यू लैम्डा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो यू लैम्डा है मैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के पावर 5 को। ये तीन एक्सपेरिमेंटली कंक्लूजन्स को वेन्स ने बड़े ही आसानी से प्रूव कर दिया था। दिस इज़ वाई वेन्स इज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, कंसिडर एज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन। बिना किसी थियोरेटिकल प्रूफ के उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। ये बहुत ही कमाल की बात थी वेन्स में, पर हर चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हाई वेवलेंथ के जगहों पे उनकी फ्रीक्वेंसी, ये जो चीज़ें थी वो फेल होने लगी। जैसे उनका जो कर्व था वो ऐसे तो ठीक है, ये यहाँ पे कर्व बहुत अच्छा गया, लेकिन उसके बाद उनका कर्व फेल करने लगा। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल कर्व एंड दिस इज़ द वेन्स कर्व। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व वेन्स कर्व को फॉलो नहीं कर रहा था, दिस इज़ वाई वेन्स का डायग्राम। तो ये एक अच्छा रीज़न था कि वेन्स के डायग्राम में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाया, नहीं तो लेकिन उसने बाकी हर चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया था ओनली मैथमेटिकल व्यू से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अच्छा, इसी सेम ग्राफ को अगर हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस से बनाए तो वेन्स का डायग्राम ये हो जाएगा न्यू, ये हो जाएगा यू न्यू। इस बार उनका हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में तो सेटिस्फेक्शन है, लेकिन फिर यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रेंज में उनकी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करती हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेंज में वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, ये कर्व गड़बड़ हो जाता है, और जब कर्व गड़बड़ हो जाती है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो वेन्स ने बाकी सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था, ये तीन थ्योरीज भी उन्होंने दी, ठीक है। अब एरिया इज टी टू द पावर 4 दिस इज कॉल्ड स्टेफेंस लॉ। अब इसको डायरेक्टली बोलते हैं स्टेफेंस लॉ, जिसमें होता है यू लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टू द पावर 4, और यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लगाते हैं सिग्मा टी टू द पावर 4। दिस इज सिग्मा इज नोन एज स्टेफेंस कांस्टेंट। ओके, yes, okay, thank you. Like and subscribe channel if you like the video. Thank you very much.